हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स का मतलब क्या होता है। एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन का जो रेट होता है ये से वो स्पीड अप कर देता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट मिलने की जो स्पीड है इसे वो बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई दो रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए और बी, तो ये जब रिएक्ट होते हैं विदाउट एंजाइम तो उसके रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए अगर 24 आवर्स लगते होंगे, तो जब हम एंजाइम उसमें ऐड कर देते हैं तो उसकी जो रिएक्शन है वो 15 मिनट 20 मिनट्स में हो जाती है। तो इतना जो ड्रास्टिक चेंज है वो एंजाइम्स कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में अगर हम केमिकल सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स में कुछ केमिकल्स लेते हैं, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसे हम हीट करते हैं या फिर हाई प्रेशर के अंडर रख देते हैं। ओके, तो जो भी ड्रास्टिक कंडीशंस जो है वो फेस कराते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो सके। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम जो है इसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। ओके, हम किसी सेल को हीट नहीं कर सकते, उसमें रिएक्शन जल्दी होनी चाहिए इसलिए। तो इसीलिए नेचर ने एंजाइम्स हमें दिए हैं। ओके, तो एंजाइम्स करते क्या है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स भी कैटालिस्ट की तरह ही होते हैं, ये भी बहुत ही कम अमाउंट में लगते हैं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस तरह की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ है एंजाइम्स की, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि ये जो रिएक्शन रेट जो होता है ना, इसे ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। किस तरीके से बढ़ाता है ये देखते हैं थोड़ी देर में। तो जो भी एंजाइमेटिकली कैटालाइज रिएक्शंस जो होती है, इनका रिएक्शन का जो स्पीड होता है, इनका रिएक्शन का जो रेट होता है, ये 10⁻6 to 10⁻12 टाइम्स इतना ये बढ़ा देता है। ओके, कंपेयर टू नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ओके, तो ये करते कैसे हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राफ है, ग्राफ में देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन दिखाया गया है, सपोज़ यहाँ पर अगर कोई रिएक्टेंट है, ओके, तो ये रिएक्टेंट जब, और ये है ट्रांजिशन स्टेट TS, तो ये रिएक्टेंट जब इस ट्रांजिशन स्टेट को पार कर देता है तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जो बैरियर है, ओके, तो ये बैरियर एक्चुअली फ्री एनर्जी बैरियर है। मतलब जब तक इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए अवेलेबल नहीं होगी तब तक ये ट्रांजिशन स्टेट पर नहीं पहुंचेगा। ओके, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये केस है नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस का। लेकिन अगर हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस में यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये है प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने का जो फ्री एनर्जी का जो बैरियर है ये बहुत कम कर दिया गया है। तो एक्चुअली जो रिएक्शन जो एंजाइम्स जो है ये करते क्या है, ये इस बैरियर तक पहुंचने की जो एनर्जी लगने वाली है, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है, इसे ये कम कर देते हैं। ओके, तो होता क्या है, इससे ये जो रिएक्शन है ये इजीली कैरी आउट हो जाती है। ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक ओवर सिंप्लीफाइड मैकेनिज़्म है। ओके, तो बेसिकली इसमें बहुत सारे मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सबस्ट्रेट और एंजाइम्स का जो इंटरेक्शन होता है ये भी इसमें कुछ रोल प्ले करता है। ओके, तो ये हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में देख लेंगे। देखते हैं दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है माइल्डर रिएक्शन कंडीशन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस अगर नहीं होती है तो उसमें आपको ड्रास्टिक एनवायरमेंटल कंडीशंस देनी पड़ती है, जैसे कि हाई हीट देनी पड़ती है। ओके, हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर के अंडर उसे रखना पड़े। ओके, तब जाकर वो रिएक्शन कैरी आउट होती है। लेकिन एंजाइमेटिक रिएक्शंस के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर कंडीशंस पर ये एंजाइम्स जो है ये रिएक्शन कैरी आउट करती है। तो इसीलिए ये केमिकल कैटालिस्ट के कंपैरिजन में ये थोड़े से इफ़िशिएंट होते हैं। जो भी फिजियोलॉजिकल pH है उस फिजियोलॉजिकल pH पर ये काम करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो pH है ये फैक्टर्स हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये बिल्कुल माइल्ड फैक्टर्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली एलिवेटेड टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर pH की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो न्यूट्रल pH पर काम करते हैं।
कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनके लिए एक ख़ास तरह का पीएच की ज़रूरत होती है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टमक में काम करने वाला जो एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम, तो इसके काम करने के लिए 2 pH की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी एसिडिक pH है। ओके, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम्स जो है ये न्यूट्रल pH पर या फिर जो नॉर्मल pH रेंज जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, इस पर ही काम करते हैं। ओके, तो इसके बाद जो तीसरा जो फैक्टर है, जो तीसरी जो प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, वो है स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो रिएक्शन की जो स्पेसिफिसिटी जो होती है, जो स्पेशली जो सबस्ट्रेट की जो स्पेसिफिसिटी है, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी भी चीज़ पर जब एक्ट करता है, उस चीज़ को सबस्ट्रेट कहा जाता है जहाँ पर वो एक्ट कर रहा है। तो इस सबस्ट्रेट पर जब एक्ट करता है तो वो उसी सबस्ट्रेट के लिए बना होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ए सबस्ट्रेट है और ये एक एंजाइम है जो इस सबस्ट्रेट पर काम करने वाला है, तो और यहाँ पर कोई दूसरा सबस्ट्रेट है जो उसी के जैसा दिखता है, मान लीजिए उसका आइसोमर होगा, तो अगर ये एंजाइम इसके लिए बना हुआ है ना, तो ये सिर्फ इसी को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ओके, तो ये इस तरह की स्पेसिफिसिटी इनमें होती है सबस्ट्रेट के लिए। तो ध्यान रखिए, एंजाइम्स जिस चीज़ पर एक्ट करते हैं उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। इसी की वजह से क्रॉस रिएक्टिविटी जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं दिखती। ओके, तो जो भी एक पर्टिकुलर एंजाइम है ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही काम करेगा, वो उसके जैसे दिखने वाले उसके आइसोमर पर काम नहीं करता है। इसमें स्टेरियो स्पेसिफिसिटी भी होती है। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखिए एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर एक एक्सप्लेन की गई है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट मिलता है, ये है प्रोडक्ट, और जो एंजाइम जो है वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो एंजाइम कंज्यूम नहीं होता। ओके, तो एक प्रॉपर्टी जो मैंने इसमें ऐड नहीं की है लेकिन आप नोट करके रखिए, एंजाइम्स जो है ये कैटालिसिस कभी भी इनिशिएट नहीं करते। ओके, शुरुआत नहीं करते, किसी भी रिएक्शन की शुरुआत एंजाइम के हाथ में नहीं होती। लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो उस रिएक्शन को स्पीड देने का काम, उसको एक्सेलरेट करने का काम एंजाइम्स का होता है। एंजाइम्स कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो खर्च नहीं होते। ओके, तो ये इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है, किस तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनने के बाद जो एंजाइम्स जो होते हैं वो उनके सबस्ट्रेट से अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट से अलग हो जाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट जो है ये रेगुलेशंस के बारे में है। एंजाइम का जो रेगुलेशन है उसके बारे में है, एंजाइम किस तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं। ओके, मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जितना भी सबस्ट्रेट है उस सारे के सारे सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की नीड फुलफिल हो जाती है तो उस रिएक्शन को स्टॉप करना होता है। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस के केस में देखा था, या फिर किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के ऊपर ब्रेक लगाए जाते हैं, तो ये ब्रेक एक्चुअली एंजाइम्स के ऊपर लगाए जाते हैं। तो एंजाइम्स जो है ये बहुत ही टाइट रेगुलेशन में होते हैं। ओके, अगर एंजाइम के ऊपर का रेगुलेशन अगर निकल जाता है तो उसका जो नतीजा होता है वो एक हार्मफुल डिसऑर्डर या फिर डिसीज़ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे कैटालिटिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सबस्ट्रेट का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक मेन पॉइंट है। इसके साथ साथ इसमें कुछ एलोस्टेरिक रेगुलेशन और कोवैलेंट मॉडिफिकेशन ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में देखिए ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो इस एंजाइम्स के ऊपर ये जो है ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। तो इस एंजाइम के ऊपर ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट कहा जाता है। ओके, तो सबस्ट्रेट जो है ये यहाँ पर बाइंड होगा और ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के कुछ अलग पोजीशन पर जो है ये रेगुलेटर बाइंडिंग साइट है। ये एलोस्टेरिक जो साइट है इसे एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। ओके, तो हो सकता है इससे बना हुआ प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट ही इसके लिए एज अ रेगुलेटर काम कर रहा होगा, या फिर रेगुलेटर कोई दूसरी चीज़ होगी। ओके, तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं, इस तरीके से इन्हें रेगुलेट किया जाता है। जब रेगुलेटर बाइंड होगा तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये स्पीड अप होगा या तो ये स्टॉप हो जाएगा। ओके,
तो और जो दूसरी जो चीज़ है ये है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे असाइलेशन है, मिथाइलेशन है, या फिर आप इसे फॉस्फोरिलेशन कह सकते हो। तो जब भी कोई एंजाइम के ऊपर इस तरह का केमिकल मॉडिफिकेशन होता है तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो एंजाइम स्पीड अप होगा या फिर उसकी जो एक्टिविटी है ये रुक जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा वो एंजाइम। ओके, तो इस तरीके से ये जो एंजाइम्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा टाइट रेगुलेशन में होते हैं और इसी की वजह से जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती है ये बहुत ही आसानी से कैरी आउट की जाती है। ओके, तो इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसकी कुछ और जो जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है ये हम देख लेते हैं। जैसे जो इसमें पहली जो प्रॉपर्टी दी गई है ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये बाकी कैटालिस्ट की तरह बहुत ही कम अमाउंट में लगते हैं। जो दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये है कि जब रिएक्शन हो जाती है तो एंजाइम्स जो होते हैं ये अनचेंज होते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो जैसा का वैसा होता है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। ओके, इसके बाद जो प्रॉपर्टी जो है ये एंड प्रोडक्ट जो होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी जो, या फिर नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन का वही रिएक्शन अगर हम एंजाइम के एब्सेंस में करते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद जो एंजाइम्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम को कभी शिफ्ट नहीं करते। ओके, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसको वो स्पीड अप करेंगे, रिवर्स रिएक्शन को भी रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड अप करेंगे, लेकिन ये कभी भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करते। ओके, तो और जो लास्ट पॉइंट ये है कि जो हाइड्रेशन जो होता है ये ज़रूरी होता है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। ओके, उसका एक खास इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होता है ये एंजाइम्स कम करते हैं। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करने के लिए अल्टरनेट एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो जैसे मैंने कुछ पिछले इसमें आपको, जैसे इस डायग्राम में देखिए एंजाइम का साइज़ बड़ा है और सबस्ट्रेट का साइज़ छोटा है। तो एंजाइम का साइज़ बड़ा है ये इसलिए नहीं क्योंकि अच्छा लगा है इसलिए ये बड़ा ड्रॉ किया है, इसका कोई एक इम्पॉर्टेंस है। अगर एंजाइम बड़ा है तो उसका जो सबस्ट्रेट के साथ जो इंटरेक्शन जो होंगे, वो जो बॉन्ड होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो जब भी सबस्ट्रेट इस एंजाइम को बाइंड करता है तो यहाँ पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट एनर्जी एक्चुअली यूज टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ओके, और इसी के साथ वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है। लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और इसके आगे हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।